ये सवाल आपने आज से नहीं बहुत पहले से सुना होगा। क्या भारत अब एक डेमोक्रेसी है? Arvind Kejriwal, Delhi's chief minister, has been arrested. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. Continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. आप में से बहुत से लोग इसके जवाब में कहेंगे, जाहिर है हाँ, हम तो वोट डाल सकते हैं, जो जीत जाता है वही सत्ता में आता है। तो डेमोक्रेसी तो है, लेकिन क्या सच में है? क्या सिर्फ वोट डाल देना डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी है? तो फिर नॉर्थ कोरिया में भी रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वहाँ आपको सिर्फ गवर्नमेंट के चूजन कैंडिडेट को ही वोट डालना होता है। ऐसा ना करने का मतलब है आपकी जॉब जा सकती है, आपका घर जा सकता है। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम भी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। तो क्या वो भी डेमोक्रेसी है? सिर्फ इलेक्शंस होना डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है। इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। फ्री एंड फेयर, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है? फ्री का मतलब है जनता को आज़ादी है कि जिसे चाहे उसे वोट दे, किसी के डर या दबाव के बिना वोट डाले। फेयर का मतलब है हर कैंडिडेट और हर पार्टी को जीतने का बराबर मौका दिया जाए, किसी एक के पास ज्यादा तरीकों से फायदा उठाने का एडवांटेज ना हो। क्या भारत में इलेक्शंस सच में फ्री एंड फेयर है? चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर की इलेक्शंस, कांग्रेस और एएपी ने अलायंस बना ली थी। 35 वोट्स में से उनके पास 20 वोट्स थे। जीत बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन जब वोटिंग हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सीसीटीवी कैमरा के सामने ही कांग्रेस एएपी के 8 वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। वो कैमरा की तरफ देख रहा था, जैसे उसकी शक्ल कह रही है मैं पकड़ा गया हूँ। इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर किया गया कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद से मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी कहा। अगर वहाँ सीसीटीवी ना होता तो क्या कभी ये फ्रॉड पकड़ा जाता? ये कोई अकेला एग्जाम्पल नहीं। 2021 असम में एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम मशीन पाई गई। इलेक्शन कमीशन को उस एरिया में रीपोलिंग का ऑर्डर देना पड़ा। पुणे में ससवत तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कंट्रोल चुराए गए। पब्लिक का कॉन्फिडेंस ईवीएम मशीन से हिल गया। सवाल उठने लगे कि क्या हमारी वोटिंग मशीन सुरक्षित है? तो फिर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जिम्मेदार कौन? आप सब बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन ईसीआई पर खुद बहुत सारे आरोप लगे हैं। पीएम मोदी ने 2024 के इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन पर एक तरफदार होने का आरोप लगाया था। इलेक्शन कमीशन के यहाँ लोग बैठे हो, सरकार के मुलाजिम बैठे हो, बाप बेटे की सरकार से आए हो या माँ बेटे की सरकार से आए हो। प्रशांत किशोर ने ये तक कहा कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की एक एक्सटेंशन बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने क्लियर रूल्स बनाए हैं कि आर्मी का नाम पॉलिटिकल कैंपेन्स में नहीं लिया जा सकता। 2019 के इलेक्शन से पहले पीएम मोदी ने बड़े ही ओपनली सोल्जर्स के नाम पर वोट्स मांगे। पीएम मोदी ने कहा, मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से मैं कहना चाहता हूँ, आपका पहला वोट उन वीरों के नाम हो सकता है। क्या आपका पहला वोट वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने इंडियन आर्मी को मोदी जी के सेना तक कह डाला। इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज की गई। 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और फिर 21 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। ये एक अकेली क्लीन चिट नहीं थी। पीएम मोदी अमित शाह को ऐसे कम से कम 7 अलग अलग केसेस में क्लीन चिट मिल चुकी है। एक इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने इख्तिलाफ किया था। उनका कहना था कि क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए। फिर क्या हुआ अशोक लवासा के साथ? उनकी बीवी, बेटे, बेटी, बहन सबको गवर्नमेंट एजेंसीज के नोटिस आने लगे। अशोक लवासा को धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन से ही पार कर दिया गया। सोचो, ये एक इलेक्शन कमिश्नर की कहानी है जिसको डेमोक्रेसी का सिपाही कहा जाता है। वो खुद ही सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल ऑर्डर दिया ताकि इलेक्शन कमीशन एक तरफा न रहे। कोर्ट ने कहा कि नए इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट 3 मेंबर्स कमेटी करेगी। प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। उसके बाद मोदी सरकार एक नया लॉ लेके आई। उस नए लॉ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कमेटी से ही पार कर दिया। अब कमेटी में प्राइम मिनिस्टर और एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे, मतलब 2 लोग, वो भी सरकार के खुद के। अब सरकार खुद अपने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगी। क्या ये एक डेमोक्रेसी की दीवार को गिराना नहीं है? अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है तो फिर क्या हमारी डेमोक्रेसी? क्या वो सिर्फ एक डोंग है? चलो मान लिया किसी भी तरह इलेक्शन जीत भी गए, लेकिन क्या जीतना काफी है? नहीं। आज के दौर में
सत्ता में बने रहने के लिए आपको दो चीजें बहुत जरूरी है, पैसा और डराओ। और इसका सबसे बड़ा शिकार बनती है अपोजिशन की सरकारें, एमएलए बेचने का धंधा। कई बार अपोजिशन स्टेट्स में अपोजिशन की सरकारें बनती है, लेकिन कुछ ही महीनों में भारत जनता पार्टी पर आरोप लगते हैं कि वो एमएलए को रिजॉर्ट में ले जाकर पैसा देकर या धमकी देकर उन्हें अपनी तरफ मिला लेते हैं। और स्ट्रेटिंग का आरोप बार बार लगता रहा है, सरकार गिर जाती है, जनता का वोट, जनता की मर्जी, सब बेईमानी हो जाती है। वो पॉलिटिशियन जो एमएलए को खरीद कर घर आता है, वो अपने बच्चों को क्या कहता होगा, बेटा देखो जनता की आवाज़ दबा कर लाया हूँ, लोकतंत्र का गला घोंट कर आया हूँ। और वो एमएलए जो बिक गया वो क्या कहता होगा, बच्चों देखो कितना पैसा लाया हूँ, भारत के दामन पर ताग लगा कर आया हूँ। अगर पैसे का लालच काम ना आए तो आती है डराओगी बिजली। ईडी, सीबीआई डेमोक्रेसी का नया हथियार है। 14 अपोजिशन पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल अपोजिशन लीडर को दबाने और डराने के लिए हो रहा है। 2014 के बाद पॉलिटिशियन पर ईडी के केसेस पे 4 गुना जंप आया और इन केसेस का 95% सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के खिलाफ बने। ईडी ने जवाब दिया कि उनके 5900 केसेस में कन्विक्शन सिर्फ 25 केसेस में हुई, मतलब कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.5%। तो सवाल ये है, क्या ये इन्वेस्टिगेशन है या पॉलिटिशियन प्रेशर? एक अजीब पैटर्न नजर आता है। जैसे ही कोई अपोजिशन लीडर भारत जनता पार्टी ज्वाइन करता है, उसके खिलाफ सारे केसेस या तो बंद हो जाते हैं या फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन स्लो हो जाती है। बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस से भारत जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। शिवेंदु अधिकारी, नारायण राणे, इनमें से कई लीडर्स पर खुद मोदी ने बड़े भाषण दिए थे, उन्हें करप्ट कहकर पेश किया था। लेकिन जैसे ही ये लोग भारत जनता पार्टी में घुसे, उनके सारे करप्शन के आरोप गायब हो गए। जैसे किसी ने कहा था, वाशिंग पाउडर मोदी, वाशिंग पाउडर मोदी। झूठ और फरेबी सब पानी में मिट जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए। अगर आप डराव में नहीं आते तो आपको जेल भेज दिया जाता है। अगर सरकार मीडिया के सामने अकाउंटेबल नहीं है, ना ही जनता के सामने, तो फिर वो है किसके सामने अकाउंटेबल? अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं, अगर अपोजिशन को काम करने नहीं दिया जा रहा, अगर मीडिया सरकार की तारीफों में लगी हुई है कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पॉलिटिकल धमकी बन चुके हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट करने में देरी हो रही है, तो फिर क्या बचा? अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा नॉर्थ कोरिया और रशिया की लेवल तक गिरने में। वहाँ डेमोक्रेसी का नाम तो जरूर है, इलेक्शन भी कराई जाएगी, लेकिन असल मायने में डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार हो चुका होगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पर, आपकी आवाज पर, आपके वोट पर। सोचिए, गौर करें, क्योंकि अगर आज आपने आंखें बंद कर ली तो कल आपकी आवाज दब जाएगी, आपके हक छीने जाएंगे, तो शिकायत करने वाला कोई नहीं बचेगा।